सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, हम कर रहे थे यूजीसी नेट का जो जुलाई 2018 का है क्वेश्चन पेपर हल। तो देखिए, वहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हमारा आज 51वां क्वेश्चन शुरू होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, ये जीवनी परक ग्रंथ हैं और इनका सही क्रम आपको बताना है। देखिए, पहला व्योमकेश दरवेश, ये किसका है? तो व्योमकेश दरवेश है, ये किसका है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और कब का है? सन 2010 का है। ठीक है, कब का है? सन 2010 का। देखिए, फिर है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर कब का है? 1964 का है। कब का है? देखिए, मैं नीचे कर लेती हूँ थोड़ा इसको। देखिए, यहाँ पे देखिए, व्योमकेश दरवेश है, ये कब का है? 2010 का। पहले इनकी सन बता देती हूँ मैं, फिर इनके रचना का। फिर है कलम का जादूगर, कलम का मजदूर। तो कलम का मजदूर है सन 1964। ठीक है, फिर है आपका कलम का सिपाही। कलम का सिपाही है 1962। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा कब का है? देखिए, आवारा मसीहा है 1974। ठीक है, कब का है? 1974 का है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा? तो 1962 का कलम का सिपाही पहले आएगा, कलम का मजदूर 64 दूसरे नंबर पे, तीसरा आवारा मसीहा और चौथा व्योमकेश दरवेश। तो कहाँ पे है ये आवारा? सबसे पहले होना चाहिए कलम का सिपाही। कलम का सिपाही यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ए ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। देखिए, डी ऑप्शन में है कलम का सिपाही। ठीक है, तो कलम का सिपाही डी ऑप्शन में है। फिर कलम का मजदूर 1964, आवारा मसीहा 1974 और व्योमकेश दरवेश 2010। देखिए, जो कलम का सिपाही है ये किसने लिखा था? अमृत राय ने। ठीक है, और जो कलम का मजदूर है ये लिखा था मदन गोपाल जी ने। आवारा मसीहा है ये लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। और व्योमकेश दरवेश है ये लिखा था विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। ठीक है, अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, पीछे हमने पढ़े थे हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम। अब इसमें दिया है सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का सही अनुक्रम। अगर आपने पूरे ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ा है तो आप लगा देंगे। देखिए, इनका सेतुबंध आ रहा है। पहले सेतुबंध है इनका 1972। ठीक है, 1900 नहीं लगाएंगे हम, सीधा 72 लगा देते हैं। फिर उसके बाद में है इनका एक दूनी एक। ठीक है, एक दूनी एक कब का है इनका? 1986-87 का है, तो 1986 लगा देते हैं। फिर है आठवां सर्ग। तो आठवां सर्ग है इनका 1976। क्या है? 1976। और इसके बाद में है रति का कंगन। जो रति का कंगन है ये 2010 की है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी आएगी? जो 72 में है सेतुबंध, फिर आठवां सर्ग 76 वाली, और फिर 86 वाली एक दूनी एक, और फिर 2010 वाली रति का कंगन। तो देखिए, सेतुबंध यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्रम वाइज है नहीं, तो सेतुबंध फिर यहाँ आ रहा है सी ऑप्शन में। तो सेतुबंध है 72, आठवां सर्ग है 76, एक दूनी एक है 86 और रति का कंगन है 2010। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 का क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उनका सही अनुक्रम बताना है आपको। देखिए, ये आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं ये भी बताएंगे आपको, और कब कब लिखी गई हैं ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है कवि सुमित्रानंदन पंत। कवि सुमित्रानंदन पंत है सन 1976 की। कब की है? सन 1976 की है। ठीक है, तो 1976 लगा देते हैं, 76 लगा देते हैं। फिर उसके बाद में है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो 52 का है, सभी को पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, उसके बाद में है मिथक और साहित्य। तो मिथक और साहित्य है ये किसका है? ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। सन इसका नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद में है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। जो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास है ये 2001 का है। कब का है? 2001 का है।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल आएगा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल देखिए एक ही जगह पे है, यहाँ पे भी ऑप्शन में। तो देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल सबसे पहले 52, फिर कवि सुमित्रानंदन पंत, फिर मिथक और साहित्य और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। जो कवि सुमित्रानंदन पंत है ये नंद दुलारी वाजपेयी जी ने लिखा था। मिथक और साहित्य है ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। और जो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास हैं ये रामविलास शर्मा ने 2001 में लिखा था। ठीक है। आपको ये हार्ड लग रहे होंगे क्वेश्चन, उस बंदे को ये हार्ड लगेंगे जो पहली बार पढ़ रहा है। जो रचनाएं बार बार पढ़ता रहता है, रिपीट करता रहता है और जिसको याद है उसको कभी भी हार्ड नहीं लगेगी, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। वही क्वेश्चन हमें हार्ड लगता है जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, जबकि जो याद होता है वो पेपर में आ जाता है तो हम सोचते हैं कि पेपर सरल आया था, और जो बिना पढ़ा हुआ पेपर में आता है तो आप सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पीछे की वीडियो में बता चुकी हूँ। मेरा 3 बार नेट और JRF हो चुका है और अब की बार मैं 18 जो जून को है उसका मैंने दोबारा भी ट्राई करने के लिए भर रखा पूरा, मेरा भी पेपर है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं PhD भी कर रही हूँ। तो देखिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये हार्ड हैं। देखिए ये आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये जुलाई 2018 के क्वेश्चन हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक जो कृतियाँ हैं उनका सही क्रम क्या है? किसकी पूछी हैं? जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये एक आलोचना करने वाले लेखक थे। तो इनकी जो कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? सही अनुक्रम लगाना आपको। जो नई कविता है इनकी ये 1940 की है। ठीक है। देखिए नई कविता कब की है इनकी? नई कविता 1940 की नहीं है, 1973 की है। ठीक है। फिर उसके बाद में है आधुनिक जयशंकर प्रसाद है इनकी 1940। फिर इसके बाद में है इनका कवि निराला है इनकी 1965। और आधुनिक साहित्य है इनका 1973। सॉरी, नई कविता है इनकी 1973, आधुनिक साहित्य है इनका 1950। ठीक है। तो आपका भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा। जयशंकर प्रसाद है इनकी 1940, आधुनिक साहित्य है 1950, कवि निराला 65 और नई कविता 73। ठीक है। क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद 40, आधुनिक साहित्य 50, कवि निराला 65 और नई कविता 73। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए वामन का जन्म है 8वीं शताब्दी, कुंतक का है 10वीं शताब्दी, हम लगा देते हैं। मम्मट का है 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी। तो देखिए बिल्कुल ठीक है, इनका 8वीं है, इनका 10वीं है, मम्मट का 11वीं है और विश्वनाथ का है 14वीं। तो देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार हमें रसात्मक भाव में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी हमें कभी कभी रसात्मक होता है। तो देखिए ये बात सही है कि जिस प्रकार से हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार हमारे रसात्मक भाव में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में जो प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी हमें रसात्मक दिला देता है। क्यों? भूतकाल मतलब जो पीछे हो चुका है और उसकी जो हम प्रत्यक्ष अगर उससे संबंधित हमारे सामने कोई और कार्य हो रहा है और जो वो परोक्ष मतलब पीछे बीत चुकी है उसका हमें स्मरण हो जाता है, और स्मरण होने से हमें कभी कभी रस की अनुभूति होती है। देखिए आप खुद याद करने की कोशिश कीजिए, वो आपका खुशी का पल कि आपको कितनी खुशी होगी उस वक्त। तो देखिए आपको रस की अनुभूति जरूर होगी। दुख हो चाहे सुख हो, सभी रस होते हैं, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम अतीत में खोते हैं या फिर भविष्य के बारे में सोचते हैं, देखिए अतीत
अतीत में बीते हुए को हम रस अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला उसका रस अनुभव हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो देखिए, जो क्या होता है कि जब हम मनोवर्ती हमारे क्या होता है कि जब हम पिछले भूतकाल में खो जाते हैं, तो जो हमारी मनोवर्ती है स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाता है, कि हम जहाँ पे बैठे होते हैं उस वातावरण को भी भूल जाते हैं और उस वातावरण में खो जाते हैं। जब हमें खुशी का अनुभव हुआ था तो हम, या दुख का अनुभव हुआ था, तो हम भूल जाते हैं, हमारे अस्तित्व को भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ये देखिए, स्थापना और तर्क का मतलब ये नहीं है कि सीधे आंसर करा दो, नहीं, आपको समझना चाहिए इनसे, क्योंकि इनसे संबंधित आगे भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज, ये इस लैंग्वेज में है, दूसरी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, जो साहित्य का इतिहास है वो वस्तुतः क्या है, मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो देखिए, मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, आप सभी को पता है इस चीज़ का। तो देखिए, ये दोनों ही स्थापना भी और तर्क भी दोनों भी सही हैं। तो देखिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। क्या है, भूमंडलीकरण है वो विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे हमारा पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, क्या है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या है कि जो पूरा विश्व है वो क्या है, एक बाजार, और व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता। ठीक है, तो ये ए और ये जो स्थापना और तर्क ये दोनों ही सही हैं। क्या कहाँ पे आ रहा है, ये सी ऑप्शन में आ रहा है। इनको समझते हुए चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। क्या मार्क्सवाद है दलित साहित्य का वैचारिक आधार? बिल्कुल गलत है। देखिए, दलित साहित्य का जो वैचारिक आधार है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, या तो दलित उत्थान में मिलेगा या आपको मिलेगा यथार्थवाद में। ठीक है, मार्क्सवाद में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, या तो दलित उत्थान होगा या होगा यथार्थवाद, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की जाती है। मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष की हिमायत की जाती है, ये भी गलत है। ठीक है, क्या है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो मार्क्सवाद है उसमें समाजवाद की जाती है। क्या की जाती है, समाजवाद की हिमायत की जाती है, न कि वर्ग संघर्ष की। अब वर्ग संघर्ष से आप ये नहीं सोचेंगे कि इसमें वर्ग संघर्ष की बातें की, वर्ग संघर्ष की बातें की गई हैं इसमें, लेकिन अकेले दलित साहित्य नहीं है इसमें। दलित साहित्य का तो कोई मैटर भी नहीं है उसमें, समझ रहे हैं आप इस बात को। देखिए, वर्ग संघर्ष का मतलब है मार्क्सवाद, लेकिन वो वर्ग संघर्ष नहीं है जो दलित साहित्य वाला होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ये स्थापना भी और तर्क भी आपका दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। क्या पूछा है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। क्या है, देखिए, तो अस्तित्ववाद है वो सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है, बिल्कुल गलत है। सामाजिक कल्याण का और सामाजिक कल्याण का नहीं, ये क्या है, स्वयं के कल्याण का। अस्तित्ववाद में क्या होता है, स्वयं का कल्याण का दर्शन होता है, न कि सामाजिक कल्याण का। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। देखते हैं दूसरा, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। बिल्कुल ठीक है, अस्तित्ववाद है वो व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। क्या, अस्तित्ववाद, उसमें सामाजिक कल्याण की बात नहीं आएगी। तो आपका स्थापना है गलत और तर्क है आपका राइट, तो ए आपका गलत और आर सही, जो कि बी ऑप्शन में आ रहा है। अगला है, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। देखिए, समझा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे सीधा नहीं रट्टा मारेंगे हम। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आई हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है, यहाँ पे नहीं गलत है, क्योंकि संचित है। तो आपका स्थापना भी क्या हो गई, गलत। आगे देखते हैं तर्क। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है, तो ये भी गलत है। क्या है कि इसी कारण भारतीय आचार्यों से यह मान्यता पश्चिम की
मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, हमारा जो मान्यता है, जो भारतीय आचार्यों की मान्यता, पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी जो सामूहिक अवचेतन की अवधारणा है उससे पुष्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं गलत है और यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपके तर्क और कथन स्थापना दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए भी गलत है और आर भी गलत है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका आ रहा है। अगला है स्थापना। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों या सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावना का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो देखिए क्या है, ये इसमें क्या बताया है, देखिए दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, समझ के पढ़ेंगे थोड़ा। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो देखिए किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों में, श्रोता है या पाठक है, जिन विषयों को मन में लाकर रति का भाव, करुणा का भाव, क्रोध का भाव, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, तो वे अकेले ही उसके हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। सॉरी क्या है, श्रोता और पाठक बताया है, तो अकेले नहीं है, सामाजिक आएगा यहाँ पे। समूचे सामाजिक के हृदय में संबंध रखते हैं। अगला है क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र ही भावात्मक सत्ता का प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो देखिए आर यहाँ पे सही है आपका और स्थापना आपकी गलत है। तो यहाँ पे ए गलत और आर सही है, तो ये आएगा बी ऑप्शन में। थोड़ा सा ध्यान भटकाने की क्वेश्चन भी दिमाग से निकल ही जाता है। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। देखिए यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एकांकी होती है वो पूर्णतः लघु संस्करण ना होकर नाटक का लघु रूप होता है। क्या होता है? लघु संस्करण नहीं होकर नाटक का क्या होता है? लघु रूप होता है। क्या होता है? लघु रूप होता है। अगर आपने नाटक और एकांकी की जो डिटेल्स है वो पूरे ध्यान से पढ़ी है तो आप वहाँ पे एक ये शब्द पढ़ा होगा कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण नहीं होता है। क्या होता है? नाटक का लघु रूप होता है। अगला क्या है? क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। देखिए ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाटकीय संघर्ष को पूर्ण विकास प्रदर्शित किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं आया है, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पे ए भी गलत हो रहा है आपका और आर भी गलत हो रहा है, स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। क्योंकि क्या होता है, जो पूर्णकालिक नाटक का काट छाट कर नाटक कार्य या नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, कहीं पर नाटक होता है तो नाटक को काट छाट कर अगर हमें शॉर्ट रूप में दिखाना हो उसी बात को, तो उसमें जो अन्य तथ्य होते हैं उनको काट छाट कर हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि पूरा नाटक दिखा जाए, उसमें जो मेन मुद्दे होते हैं उनको दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे नहीं दिया तो ये अपने आप ही गलत हो गया। अगला है वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तो देखिए यहाँ पे ये ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों है? देखिए वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। क्योंकि वस्तु के सौंदर्य में ऐसी शक्ति हो सकती है
जो धर्म हो, ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म हो सकता है जो दृष्टा, जो देखने वाला है, उसको आंदोलित भी कर सकती है और हिल्लोलित भी कर सकती है। और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य में चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होता है। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है। ठीक है, नाटक क्या है? जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए और खेला वर्तमान में भी जा सकता है। देखिए पुराने नाटक हैं जो खेले अभी भी जा सकते हैं मंच के ऊपर, तो ये क्या है? गतिशील पाठक है और खेला कभी भी जा सकता है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते तो आप झट से आंसर लगा देंगे। देखिए कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। देखिए यहाँ पे ये बात गलत है, क्योंकि कविता में चित्रित प्रेम होता है वो सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। देखिए प्रेम वो सामाजिक भाव नहीं है, प्रेम आप अपने से करोगे। समझिए यहाँ पे कि प्रेम है वो सामाजिक भाव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? प्रेम सामाजिक भाव है। तो देखिए यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ए भी गलत है और आर भी गलत है, क्योंकि कविता में जो चित्रित प्रेम है वो क्या होता है? सामाजिक होता है। और क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, क्यों नहीं है सामाजिक भाव? ये सामाजिक भाव भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थापना देखते हैं। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तो देखिए चेतना है वो क्या है? अनुभूति की। तो चेतना क्या है? अनुभूति की सघनता है और चिंतन की क्या है? पराकाष्ठा है। ठीक है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से होता है। देखिए यहाँ पे गलत आ गया। समझाने का अर्थ यही है कि आप एक एक बात को ध्यान में रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें ए सही है और आर सही है, ये गलत है वो गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से होता है। तो देखिए अनुभूति और चिंतन आपको हृदय से होता है। आप समझिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी भी आपको अनुभूति होगी या चिंतन होगा तो हृदय से नहीं होगा। कहाँ से होगा? जो आपकी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां 5 हैं आपके, कान, नाक, जीभ, त्वचा और नेत्र। ठीक है, तो देखिए आपकी जो इंद्रियां होती है ना, वो आपको अनुभूति और चिंतन का संबंध कराती हैं, न कि शुद्ध हृदय। ठीक है, हृदय का काम क्या होता है? सिर्फ आपका धड़कन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका ए तो सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, अगला है, श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। क्या होता है कि श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। ये देखिए अज्ञात नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ज्ञात होता है। तो यहाँ पे ये कथन गलत होगा। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि क्यों गलत हो रहा है ये। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, ये यहाँ पे ज्ञात होता तो बिल्कुल सही आता, लेकिन ये यहाँ पे स्थापना इसकी गलत है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुँचती है। तो यहाँ पे ए आपका गलत है और आर आपका बिल्कुल राइट है। तो ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम का सौंदर्य काव्य है। देखिए छायावाद है वो शुद्ध लौकिक प्रेम सौंदर्य का काव्य नहीं है। ठीक है, नहीं है ये लौकिक काव्य। छायावाद है वो शुद्ध लौकिक प्रेम का सौंदर्य काव्य नहीं है। छायावाद को आप स्वयं जानते हैं, छायावाद में जो लौकिक प्रेम है उसको नहीं है। छायावाद में सबसे ज़्यादा प्रकृति को महत्व दिया गया था, इसलिए इसमें राष्ट्रीय बोध और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित, आध्यात्मिक चेतना से संबंधित ये कविताएं यहाँ पे लिखी जाती थी, ऐसी रचनाएं यहाँ पे की जाती थी। तो देखिए क्या इसमें, इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। देखिए न कैसे आएगा? तो देखिए इसमें स्थापना भी और आपका तर्क भी दोनों ही गलत है। ठीक है, लौकिक प्रेम सौंदर्य का काव्य है, ये गलत है, क्योंकि लौकिक प्रेम सौंदर्य का काव्य ये नहीं है।
और इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर हुई है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना भर भर कर लिखी गई है। तो यहाँ पे ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगर आपको ये पता है कि छायावाद में कैसे काव्य लिखे गए थे, कैसी रचनाएं हो रही थी, कौन कौन वहाँ पे लिखने वाले थे, कौन कवि थे, तो आप स्वयं भी इसका आंसर लगा सकते हैं। भक्ति को सा परानुशक्तिर ईश्वरे कहा गया। ठीक है, तो क्या है, ये आपका सही है, क्योंकि भक्ति को सा परानुरक्ति ईश्वरे कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना जाता है। तो आपका ए भी सही है और आर भी सही है, और ये ऑप्शन है आपकी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तो आपका यहाँ पे ए सही है, क्योंकि मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। ठीक है, मानव कल्पना और प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो आपका ए भी सही है और आर भी सही, और ये आपकी डी ऑप्शन में है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है। देखिए, यहाँ पे समझने के लायक बात है, अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, स्वच्छंदतावाद है वो छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है। बिल्कुल गलत है। स्वच्छंदतावाद है वो छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। छायावाद है वो स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का पर्याय है। तो देखिए, एक ही शब्द को ऐसे घुमा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, स्वच्छंदतावाद की जगह आता छायावाद, छायावाद है वो स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का पर्याय है। तो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया आपका। फिर अगला है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कल्पनात्रय की और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो देखिए, द्विवेदी युग के बाद में क्या आता आपका स्वच्छंद छायावाद युग, और ये क्या था, व्यक्ति कल्पनात्रय और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन था। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो आपका गलत है और आर आपका सही है। तो ए गलत और आर सही कहाँ पे है, बी ऑप्शन में। अद्वैतवाद है वो आत्म तत्व का विस्तार है। देखिए, जो अद्वैतवाद है वो आत्म तत्व का विस्तार है। तो आपका ए बिल्कुल सही है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। यहाँ पे इसको पकड़िए आप, ये गलत है, क्योंकि अद्वैतवाद में आत्म तत्व का विस्तार है और वह जीव और जगत में एक सत्ता को स्वीकार करता है, न कि पृथक सत्ता को। एक एक शब्द से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो देखिए, पृथक सत्ता नहीं, एक सत्ता को स्वीकार करता है। तो देखिए, यहाँ पे आया आपका 73 में। ए तो आपका गलत है, सॉरी, ए आपका सही है और आर आपका गलत है। तो देखिए, ए ऑप्शन में ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों के परिवर्तन का प्राय है। तो देखिए, आधुनिकता है कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों के परिवर्तन का प्राय है। तो बिल्कुल ठीक है, जो कि आधुनिकता है उसका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। आधुनिक है उसका कोई शाश्वत मूल्य क्यों नहीं है, क्योंकि आधुनिक है वो तो अभी भी चल रहा है और आगे आगे आधुनिक और भी बनते जा रहे हैं। उन मूल्यों का परिवर्तन, वह मूल्यों के परिवर्तन का प्राय है। ठीक है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो आपका ए भी सही है और आर भी सही है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग में आधुनिक होती रहती है। तो देखिए, यहाँ पे ए और आर दोनों आपके सही हैं। क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं, ए और आर दोनों सही। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा, लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदित्य से परिपूर्ण नाटक है। तो देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें चरित्रों का उदात्तता भी है, संस्कृति राग भी है, देशभक्ति भी है, भाषिक गरिमा भी है, लंबी कालावधि से विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर लंबी कालावधि भी है इसमें। साथ ही उनमें ब्रेख्त के महानाटक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं। तो ये आपके गलत है, क्योंकि साथ ही उनमें ब्रेख्त के महानायक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं मिलती नहीं। जो चंद्रगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद जी का सन 1931 का नाटक है और ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाटक है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ए बिल्कुल राइट है, लेकिन आर आपका गलत है और ये है आपके डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो खड़ी बोली आप बिजनौर में बोली जाती है। उसके बाद में ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है? आगरा में। बांगड़ू, बांगड़ू कहाँ पे बोली जाती है? तो आपको पता है बांगड़ू, बांगड़ू बोलते हैं किसको? हरियाणवी बोली को। और हरियाणवी कहाँ पे बोली जाती है? करनाल, करनाल हरियाणा में पड़ता है। और अवधी, अवधी कहाँ पे बोली जाएगी? आपकी सुल्तानपुर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये और बता दूँ, खड़ी बोली ब्रज भाषा और जो बांगड़ू हैं ये सभी पश्चिमी शोर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखिए खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगड़ू और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं उसको, कन्नौजी, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ कन्नौजी, और कोरवी, कोरवी को बोलते हैं खड़ी बोली। ठीक है, कोरवी को ही बोलते हैं खड़ी बोली। और यहाँ पे एक बुंदेली आएगी। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, इनके क्षेत्र आप याद रखेंगे। खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? बिजनौर में। ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में। बांगड़ू बोली जाती है हरियाणा और हरियाणा करनाल। अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। ठीक है, अगला है, यहाँ पे आपके आंसर आएंगे 4, 3, 5, 2। अगला क्वेश्चन है, अवहट। अवहट में कौन सी रचना है? तो आप सभी को पता होगा अवहट में किसने लिखा था? विद्यापति जी ने। और विद्यापति की रचना है कीर्ति लता। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में किसने लिखा था? तो ब्रज भाषा में लिखा था नंददास जी ने। और नंददास जी की भंवर गीत है ब्रज भाषा में। ठीक है, इसके बाद में अवधी, अवधी किसकी मिलेगी आपको? जो अवधी है वो मिलेगी मधुमालती, जो मंजन ने लिखी थी, क्योंकि जो सूफी संत काव्य के अंतर्गत आती है आपकी जो मधुमालती है, और सूफी काव्य सभी अवधी भाषा में लिखा गया था। खड़ी बोली है, खड़ी बोली में कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो 1914 का महाकाव्य है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। याद रखेंगे, भंवर गीत किसकी है? नंददास जी की। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। कीर्ति लता है विद्यापति जी की। और मधुमालती है मंजन की। ठीक है, और प्रबंध चिंतामणि है आपकी मेरु तुंग की। किसकी है? मेरु तुंग की, आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं लगाए मैंने। देखिए अवहट में है कौन सी? कीर्तिलता, तो 3 ऑप्शन आएगा पहले में। तो देखिए 3, 1, 5, 2, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक आएगा। अब की बार हम पहले ऑप्शन को लगाएंगे। अगला है, देखिए नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये किसकी है? ये कणहप्पा की पंक्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है? देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 2 है यहाँ पे। फिर का तरवर पंच विडाल, ये किसकी है? तो लुइपा की है। तो देखिए 1 आएगा इसमें। फिर है कड़वा बोल न बोलिस नारी, तो ये किससे संबंधित है? तो कड़वा बोल न बोलिस नारी, ये नरपति नाला की है। तो यहाँ पे 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसकी है? ये खुसरो की पंक्तियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 आएगा। तो देखिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओ नहीं घटा परिजग छाहा, 79 का क्वेश्चन है। ओ नहीं घटा परिजग छाहा, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? जायसी की। आवत जात पन्हैया टूटी, देखिए आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, ये कुंभन दास जी की है। ठीक है, फिर उसके बाद में है अति मलिन वृष भानु कुमारी, क्या है? अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये सूरदास जी की है। कीर्ति भनिति भूत भली सोई, तो ये किससे संबंधित है? तो ये तुलसीदास जी से संबंधित है। तो यहाँ पे आएगा आपका 4, 2, 1, 3। देखिए 4, 2, 1, 3, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो देखिए डी ऑप्शन में है 4, 2, 1, 3। अगला है, अद्वैतवाद का संबंध किससे है? तो अद्वैतवाद से संबंधित है रैदास जी का, क्योंकि रैदास जी, अद्वैतवाद से संबंध किसका था? शंकराचार्य का। और शंकराचार्य से संबंधित कौन थे? रैदास जी। विशिष्ट द्वैतवाद है, वो किससे संबंधित था? तो विशिष्ट द्वैतवाद था तुलसीदास जी से संबंधित, क्योंकि विशिष्ट द्वैतवाद था वो था रामानुजाचार्य से संबंधित। और रामानुजाचार्य की जो श्रेणी में आते हैं वो आते हैं तुलसीदास। अगला है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के आते हैं वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी के शिष्य आपको पता होगा कुंभन दास थे। वल्लभाचार्य जी ने अपने विठलनाथ जी ने अपने 4 शिष्य अपने लिए और 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य जी के लिए। तो उनमें कुंभन दास सबसे वरिष्ठ थे, बड़े थे।
सखी संप्रदाय के कौन हैं? तो सखी संप्रदाय के हैं स्वामी हरिदास, और स्वामी हरिदास से संबंधित कौन थे? हरिदास। तो यहाँ पे देखिए 3, 5, 4 और 2, 3, 5, 4 और 2 कहाँ पे आ रहा है? तो देखिए 3, 5, 4, 2 आपके ए ऑप्शन में आ रहा है। अगला है रचनाएं हैं, याद रखेंगे। जपूजी किसकी है? तो जपूजी नानक साहब की है। रस मंजरी किसकी है? तो रस मंजरी नंद जी की है। बरवे नायिका वेद रहीमदास जी की है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है। कबीर की है बीजक, जो इनके शिष्य धर्मदास जी ने 1464 में किया था। उसमें है साकी शबद रमेली नाम से वो जानी जाती हैं, उसमें बीजक नाम से जानी जाती है। उसमें 3 संकलन है साकी शबद रमेली का। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से है। इसमें 5, 3, 4, 1 आ रहा है। तो देखिए 5, 3 और 4 और 1, तो 5, 3, 4, 1 कहाँ पे आ रहा है? आपके सी ऑप्शन में आ रहा है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या दिया है इसमें, जो रचनाएं दी गई हैं और उनमें प्रतिपाद्य कौन सा जो किसके ऊपर आधारित ग्रंथ है वो। ठीक है, तो शिवराज भूषण किस पे आधारित है? तो शिवराज भूषण है वो अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ। छत्र प्रकाश है, ये क्या है? जीवन चरित है, क्योंकि इसमें 76 साल की जीवनी है। वीरा वारिस क्या है? तो वीरा वारिस रीति स्वच्छंद वृत्ति है। और काव्य निर्णय क्या है? सर्वांग निरूपक। देखिए याद रखेंगे, सर्वांग निरूपक है, ये किसकी रचना है? भिखारी दास जी की। रीति स्वच्छंद वृत्ति है, ये किसकी है? बोधा की है। जीवन चरित है जो छत्र प्रकाश, ये किसका है? लाल कवि का। और जो शिवराज भूषण की है, भूषण जी की है, शिवराज भूषण, ये क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 आपके बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित जो रस प्रतिपादक रीतियां हैं उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करनी है। रस सागर किसकी है? तो देखिए यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं। रस सागर किसकी है? श्रीपति जी की। रस चंद्रोदय किसकी है? तो कविंद्र साहब की है। रस राज किसकी है? तो रस मति पर राज करता है। और रस पीयूष निधि किसकी है? तो सोमरस पीना चाहिए। ठीक है, तो किसकी है ये? यहाँ पे 5, 2, 1, 3 ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये निराला जी की जो सरोज स्मृति है इससे ली गई हैं, और ये 1935 का रचना है। क्या? सरोज स्मृति। अगला है, मैं दिन को ढूंढ रही जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा मेरा सिकता हीरक की प्याली में। तो ये महादेवी वर्मा की कविता है, वे दिन उससे ली गई है। अगला है, रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये अज्ञ जी की रचना है, और अज्ञ जी की जो सांझ सवेरा रचना है उससे ली गई है। अगला है, बिखरी अलके जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश सा स्पष्ट भाल। तो ये कामायनी से ली गई है, जो कामायनी रचना है प्रसाद जी की है, और सन 1935 की है। देखिए मैंने आपको प्रत्येक पंक्तियाँ बता दी हैं कहाँ से ली गई हैं और किसके द्वारा लिखित है। अगला है, पात्रों के संबंध में काव्य कृतियों के साथ आपको सुमेलित करना है। पात्रों को उनकी काव्य कृतियों के साथ मिलाना है। कर्ण है, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो कर्ण है ये रश्मि रथी के पात्र हैं। कमला है, तो कमला किसकी पात्र है? कमला प्रलय की छाया की पात्र है। फिर उसके बाद में ओसिनरी, ओसिनरी किसकी पात्र है? तो उर्वशी की पात्र है। राहुल किसके पात्र हैं? तो यशोधरा के पात्र हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये 5 रचना बता दूंगी किसकी है और कब की है। पहले इसका आंसर लगा लेते हैं हम। 3, 4, 1 और 2 याद रखेंगे। कर्ण किसके पात्र हैं? रश्मि रथी के। कमला किसके हैं? प्रलय की छाया के। ओसनरी उर्वशी के, और राहुल यशोधरा के। देखिए जो उर्वशी रचना है इसको हटा के दोबारा हम बता देते हैं। उर्वशी है ये 1961 की है, और किसकी है? ये दिनकर जी की कृति है। यशोधरा है ये 1932 है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। रश्मि रथी है ये दिनकर जी की है और 1952 की रचना है। प्रलय की छाया और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रलय की छाया सन 1916 की है, और जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जो 1935 की है। अगला है,
आज्ञा जी की रचना आपको कवियों और उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। आज्ञा जी की रचना कौन सी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन जी की कृति कौन सी है? बच्चन जी की है यहाँ पे सतरंगिणी। सतरंगिणी। रघुवीर साय की कौन सी है? तो सीढ़ियों पर धूप में। और सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद। दीपशिखा किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की सन 1942 की रचना है। ठीक है। कला और बूढ़ा चांद किसकी है? तो कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की सन 1959 की है। और देखिए 1960 में इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये सन 1976 की कृति है आज्ञा साहब की। सतरंगिणी है, ये 2009 की है। किसकी है? बच्चन साहब की। और सीढ़ियों पर धूप में ये सन 1960 की है। और किसकी है? रघुवीर साय जी की है। यहाँ पे आपके 4 कवि हैं। आज्ञा जी का जन्म सन 1911, बच्चन जी का जन्म सन 1907, रघुवीर साय जी का जन्म है सन 1929 और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म है सन 1900। याद रखेंगे आप बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, ये अकविता से संबंधित हैं। तो देखिए कहाँ पे आएंगे? अकविता। ठीक है। फिर है नरेश। नरेश किससे संबंधित थे? तो नरेश नकेनवाद से संबंधित थे। नकेनवाद से 3 संबंधित थे। न से पहले न से है नलिन विरोचन शर्मा, के से है केसरी सिंह और तीसरा है नरेश। तो नरेश किससे संबंधित थे? नकेनवाद से संबंधित। शंभू सिंह किससे संबंधित थे? तो शंभू सिंह आपको पता होगा नवगीत से संबंधित थे। केदारनाथ अग्रवाल किससे संबंधित थे? तो प्रगतिवाद से संबंधित थे। प्रयोगवाद से संबंधित कौन थे? तो आज्ञा साहब थे। ठीक है। आज्ञा जी ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया था। वहीं से प्रयोगवाद की स्थापना बताई जाती है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 4 संकलन किए थे। प्रथम तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम आंसर लगा लेते हैं। 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2 आपके ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। देखिए आकाश दीप रचना किसकी है? तो ये याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की है। और इसके जो पात्र हैं वो कौन थे? बुद्धगुप्त थे। ठीक है। आकाशदीप के किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त। ठीक है। दिल्ली में एक मौत, ये किसकी रचना है? ये कमलेश्वर की है। और इसके पात्र हैं अतुल साहब। अतुल उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है 1915 और बोधा सिंह इसका पात्र है। गैगरीन है, ये किसकी है? आज्ञा जी की है और इसकी पात्र मालती है। ठीक है। और ये आज्ञा जी की कृति है। ठीक। तो जब आकाशदीप है उसने कहा था और गैंग्रीन ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई रचनाएं हैं। ठीक है। आकाशदीप 1928 है, गैंग्रीन 1934 या 36 मिलेगा आपको। और उसने कहा था ये 1915 की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अजय की डायरी है, इसमें क्या है? तो देखिए अजय की डायरी में क्या दिया है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि दी गई है। अजय की डायरी में क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है। और ये किसकी रचना है? तो देवराज की रचना है। किसकी रचना है? देवराज की रचना है अजय की डायरी। और इसमें क्या दिया गया है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल है, ये किसकी है? तो अंतराल है ये मोहन राकेश की है। और अंतराल में क्या दिया गया है? स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। अंतराल में क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता है। और ये अंतराल किसकी कृति है? तो मोहन राकेश की उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास दिया है यहाँ पे। फिर है बसंती। बसंती है, ये किसका उपन्यास है? तो बसंती है ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। और इसमें क्या है? महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। देखिए जो बसंती है ये किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी जी का है। और ये गंदी बस्तियों में, जो महानगरों में जो बसी गंदी बस्तियों हैं उनका चित्रण है। अगला है महाभोज। ये महाभोज है, ये किसका उपन्यास है? तो ये मनु भंडारी जी का है। और इसमें क्या है? समकालीन जो राजनीतिक परिवेश हैं उनका वर्णन है। ठीक है। अजय की डायरी है, ये 1960 की रचना 1960 का उपन्यास है। और किसका है? देवराज साहब का है। अंतराल है, ये 1972 का उपन्यास है। और किसका है? मोहन राकेश का है। बसंती है 1980 का उपन्यास है और भीष्म साहनी जी का है। और महाभोज है, ये 1979 का है और ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4, 3, 5, 1। तो 4, 3, 5, 1 आपके ए ऑप्शन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहनी अनकहनी
ये रचना किसकी है? तो कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती साहब की है। ठीक है, किसकी है? धर्मवीर साहब की है। फिर है गंधमादन। तो गंधमादन किसकी है? कुबेर नाथ राय की है। जीप पर सवार इलिया ये शरद जोशी की है। और मिट्टी की ओर ये रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो देखिए जो कहनी अनकहनी ये किसकी है? धर्मवीर भारती की, 1970 की है। गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय का निबंध है। जीप पर सवार इलिया 1971 शरद जोशी का निबंध है। और मिट्टी की ओर 1946 का निबंध है। और किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। दोबारा से बता देती हूँ, कहनी अनकहनी 1970 का धर्मवीर भारती का निबंध है। गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय का निबंध है। जीप पर सवाल इलिया 1971 शरद जोशी का निबंध है। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का 1946 का निबंध है। तो आपका 4, 3, 1, 2 आंसर आएगा और ये आपका सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्त्री पात्रों का संबंध नाटकों से सुमिलित करना है। देखिए उर्वी जो स्त्री पात्र है वो किससे संबंधित है? तो उर्वी स्त्री पात्र पहला राजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला राजा से संबंधित है। और ये किसका नाटक है? पहला राजा तो जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। सुंदरी, सुंदरी किसका पात्र है? लहरों का राजहंस है, उसकी पात्र है कौन? सुंदरी। किसकी पात्र है? लहरों का राजहंस, सुंदरी पात्र है। और मोहन राकेश का ये नाटक है। अगला है वेणुरति। वेणुरति सूर्यमुख नाटक की पात्र है। और ये इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल साहब। देवसेना, देवसेना स्कंद गुप्त से संबंधित है। और स्कंद गुप्त नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का है। देखिए दोबारा से मैं बता देती हूँ, उर्वी पात्र है ये किसकी है? पहला राजा की है। और पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी का सन 1969 का नाटक है। ठीक है, उसके बाद में सुंदरी, सुंदरी पात्र है लहरों के राजहंस। और लहरों का राजहंस है, इस नाटक के रचयिता है मोहन राकेश। और ये 1963 का इनका नाटक है। उसके बाद में है वेणुरति। वेणुरति पात्र है सूर्यमुख नाटक की। और सूर्यमुख नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। और कब का है? सन 1968 का है। फिर है देवसेना। और देवसेना नाटक है देवसेना पात्र है किसकी? स्कंदगुप्त नाटक की। और स्कंदगुप्त नाटक है ये सन 1928 का जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल्स वाइज बताया आपको। यहाँ पे आएगा 4, 5, 1, 2। तो देखिए 4, 5, 1, 2 आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा ये क्या पता है आपसे? पूछा क्या है कि उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ मिलाना है। देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, इसके उपन्यास के पात्र कौन है? इसके माणिक मुल्ला पात्र हैं। फिर मैला आंचल, मैला आंचल के पात्र कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। फिर 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान के पात्र हैं रंजना। तमस, तमस के पात्र कौन है? नत्थु। देखिए यहाँ से आपकी 4 कृतियाँ, 4 कवि और याद हो रहे हैं आपके 4 उपन्यास। सूरज का 7वां घोड़ा ये 1952 का उपन्यास है। और किसका है? धर्मवीर भारती का है। सूरज का 7वां घोड़ा, आप मेरे बोलने पर ध्यान देंगे, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 का उपन्यास है। और किसका है? धर्मवीर भारती का है, जिसके पात्र हैं माणिक मुल्ला। अगला है मैला आंचल। मैला आंचल 1954 का उपन्यास है। और किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। और इसके पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, अगला है 1 इंच मुस्कान, इसके पात्र कौन है? रंजना। और ये मनु भंडारी का 1962 का उपन्यास है। तमस है 1973 का उपन्यास। और किसका है? भीष्म साहनी का। और इसके पात्र कौन है? नत्थु। तो देखिए यहाँ पे 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 5 आपके ए ऑप्शन में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा आपसे? निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखिए हम हसमत किसकी रचना है? तो ये कृष्णा सोबती की रचना है। और क्या है? ये एक संस्मरण है। अगला है बच्चन निकट से। तो ये किसका है? अजीत कुमार का है। और ये क्या है? एक देखिए
माटी की मूर्ति किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है और ये एक रेखा चित्र है। अगला है चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है और ये यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत सन 1964 का है। देखिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। रचनाएं हैं किसकी? हम हसमत रचना है किसकी? हम हसमत 1977 की रचना है और किसकी है? कृष्णा सोबती की और ये संस्मरण है। बच्चन निकट से ये अजीत कुमार का है। इसका न मुझे रचना काल मिला है और न मुझे ये मिला है कि ये कौन सी विधा में है। फिर है माटी की मूर्ति, ये 1946 का है और रामवृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है। चीड़ों पर चांदनी ये 1964 का है और ये निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है। तो देखिए यहाँ पे 4, 1, 2, 5 बी ऑप्शन आपका आंसर ठीक है। अगला है क्या पूछा आपसे कि देखिए निम्नलिखित काव्यांशों को उनके निहित अलंकारों के साथ आपको मिलाना है। ठीक है, मिला देते हैं। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोर। तो देखिए ये श्लेष अलंकार है। इसमें बंसी धुन सुनी ब्रज वधु, चली विसार विचार, भूषण भूजन पहिरे पगनी, भूजन लपेटे हार। तो ये किससे संबंधित है? ये असंगति उपन्यास अलंकार है। फिर है जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। तो ये कौन सा है? अनुक्ति अलंकार है। इसमें उदित उदयपुरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें रूपक अलंकार है। तो देखिए 3, 1, 4 और 2, तो 3, 1, 4, 2 आपके ए ऑप्शन में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ आपको मिलाना है। देखिए निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके संबंधित आचार्यों के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए जो उत्तर संरचनावाद है वो किससे संबंधित है? तो देखिए पहले हम आंसर को भी साथ ही निकाल लेते हैं। उत्तर संरचनावाद है वो लुई अल्थुसर है। फिर यथार्थवाद है वो जॉर्ज लुकाज है। स्वच्छंदतावाद है वो रॉबर्ट बर्स हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद है वो किससे संबंधित हैं? फ्रेडरिक जेम्सन से। ठीक है, उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकास, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स, उत्तर आधुनिकतावाद और फ्रेडरिक जेम्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1, 4, 3, 2, तो 1, 4, 3, 2 आपका ए ऑप्शन है। देखिए 96 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो हैं कौन से? आपका जो गद्यांश होता है वो है और इससे संबंधित आप क्वेश्चन स्वयं जैसा गद्यांश आएगा उसी के हिसाब से आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, आप पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम समय को ज़ाया नहीं करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।